नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस की क्लास संख्या 23। इससे पहले मैंने आपको 22 क्लास करा दी है ईवीएस की। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा जैविक घटक है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका पादप, बी है मृदा, सी है वायु और डी है जल। तो देखिए, बात कर रहे हैं जैविक घटक की, तो इनमें जो जैविक घटक है आपका वो कौन है? वो है आपका पादप। कौन है भाई? पादप जैविक घटक है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण के आपके दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हुआ, है ना, सूक्ष्म जीव, पशु, ये क्या है आपके? ये जैविक घटक है। अगर मैं अजैविक की बात करूं तो अजैविक घटक आपके मृदा, वायु, जल, मतलब जो आपके सांस नहीं लेते हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको कहते हैं हम अजैविक घटक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर मृदा दिया है, वायु दिया है, जल दिया है, ये क्या है आपके? ये तीनों अजैविक घटक है। क्या है ये आपके? अजैविक घटक। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। भाई, खाद्य श्रृंखला में मतलब फूड चेन में जो आपके घातक, जो आपके मतलब हार्मफुल जो रसायन होते हैं, उनका निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? मतलब अगर उनकी मात्राएं बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका पारिस्थितिक संतुलन, बी है आपका जैव सांद्रण, सी है आपका खाद्य स्तर और डी है आपका जैव अपघटन। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में अगर रसायनों की निरंतर मात्रा बढ़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जैव सांद्रण। क्या बोलते हैं उसको? हम जैव सांद्रण इसको हम कहते हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको बायो मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि पारिस्थितिक संतुलन, अब पारिस्थितिक संतुलन में क्या होता है कि जो पर्यावरण है उसके जो विभिन्न घटक है उनके बीच संतुलन बना रहना ही क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिक संतुलन कहलाता है। अगर मैं बात करूं खाद्य स्तर, खाद्य स्तर आपके मतलब जो फूड चेन के जो आपके विभिन्न स्तर होते हैं उनकी यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, जो आपके पोषण के स्तर होते हैं फूड चेन में, उनकी ये बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं जैव अपघटन, अब जैव अपघटन कौन से होते हैं? आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं, उनको मिट्टी में बदलने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैव अपघटन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए है आपका मकर, बी है कर्क, सी है भूमध्य रेखा और डी है आपका प्रमुख भूमध्य। प्रमुख भूमध्य को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या इसको हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी इसको हम कहते हैं। आइए इनको समझते हैं चारों रेखाओं को, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आंसर आपका होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ? पृथ्वी बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया है ग्लोब। इसके जो बिल्कुल सेंटर में से जाती है एक रेखा जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? भूमध्य रेखा। एक मिनट, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर कहते हैं। ये आपकी किस पर होती है? ये 0 डिग्री पर होती है। किस पर होती है आपकी? ये 0 डिग्री पर होती है। इससे ऊपर आपका क्या होता है? इससे ऊपर आपका ये जो होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। समझ रहे हो? इसी के जस्ट जो आपका इक्वेटर है, इसी के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये कितने पर होती है आपकी? 23.5 डिग्री पर होती है आपकी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहते हैं। ठीक है,
एक रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ये भी आपकी किस पर होती है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश बोलते हैं इसको, दक्षिण अक्षांश। ठीक है, जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री पर, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा। ठीक है भाई, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब आपकी एक रेखा यहां पर होती है, ये रेखा जो होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रमुख भूमध्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी को बोलते हैं हम मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इस रेखा से हम किसी भी देश का टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब डाटा समझ में आ गया होगा। तो बात कर रहा था कि वो कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग आधे हिस्से से होकर, मतलब भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो वो होती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती है, ये आपकी कर्क रेखा होती है, जो कि ग्लोब में आपकी कितने डिग्री पर होती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर ये बता चुका हूँ। मकर रेखा ये रही आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हम इसको कह सकते हैं और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पोल आपके यहाँ पर होते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रमुख भूमध्य, अब जो आपकी प्रमुख भूमध्य होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इसको हम मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, और जो आपकी कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई, 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन से आइए उनको हम समझते हैं। अब मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कल भी ये क्वेश्चन आया था इस तरीके का। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी गमछा झार मित्र पर, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको गमछा झार मित्र पर। अब गमछा में गैसे होगा आपका गुजरात, क्या होगा गैसे, गुजरात। मैं से क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश मतलब एमपी, छा से क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ मतलब सीजी, झार से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर झारखंड, मित्र में मी से होगा आपका यहाँ पर मिजोरम, त्रे से होगा आपका यहाँ पर त्रिपुरा, पर में पैसे होगा आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल और रै से होगा आपका यहाँ पर राजस्थान। तो ये आपके 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है। हमें बताना है भाई, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है वो वायुमंडल की कौन सी लेयर से टकराकर वापस आ जाती है, जिससे क्या होता है आपका कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, जिससे आपका कम्युनिकेशन होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मध्य मंडल, बी है आपका समताप मंडल, सी है आपका शोभ मंडल और डी है आपका आयन मंडल। तो देखिए, जो रेडियो तरंगे पृथ्वी से छोड़ी जाती है कम्युनिकेशन के लिए, वो वापस लौटकर कौन सी परत से आ जाती है, तो आपका जो आयन मंडल होता है इससे लौटकर क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी आयन मंडल वाली जो लेयर है इसमें क्या होता है, आपके विद्युत आवेश के कण होते हैं। किसके, विद्युत आवेश के कण।
जो क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब उनको वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, जिससे क्या होता है आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका संचार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं। भाई आपने देखा होगा कभी कभी लोग क्या करते हैं, पहले पेड़ बो देते हैं, ऐसे पेड़ बो देते हैं ऐसे लाइन से, इनके बीच में क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच में यहाँ पर फसल उगाते हैं। तो इस वाले जो आपका ये है तरीका, इसको क्या कहते हैं। ए है आपका सामाजिक वानिकी, बी है आपका झूम, सी है आपका तोंगिया प्रणाली और डी है आपका कृषि वानिकी। तो देखिए पेड़ों के बीच में फसल उगाना है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम तैंगिया प्रणाली। क्या कहते हैं इसको, तैंगिया प्रणाली। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, तो सामाजिक वानिकी उसे कहते हैं हम जो सरकारी जमीन होती है उसमें जो पेड़ लगा देते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सामाजिक वानी, मतलब लोगों के लिए पेड़ लगा देते हैं सरकारी जमीन पर। ठीक है भाई। अगर मैं झूम की बात करूं, झूम खेती आपके आदिवासी लोग करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जंगल को काटते हैं, फिर वहां पर कृषि करते हैं। जब वो जमीन कम उपजाऊ हो जाती है ये उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे जाते हैं और फिर वहां पर पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह कृषि करते हैं और ये आपके जनजाति के लोग करते हैं, पेड़ या जंगल काट कर कृषि करना। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर होता है, आपका नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे ज़्यादा होती है ये। अगर मैं बात करूं कृषि वानिकी, अब कृषि वानिकी भी बिल्कुल आपकी जो तैंगिया प्रणाली है इसके जैसी ही है, लेकिन ये इससे थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें कृषि के बीच में पेड़ बोए जाते हैं। क्या होता है, फसल के बीच में पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पेड़ों के बीच में फसल बोई जाती है, और जो आपका कृषि वानिकी है इसमें फसल के बीच में पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है। इतना बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर मैकमोहन रेखा, बी है आपका मैग्नीनोट रेखा, सी है आपका रेड क्लिफ रेखा और डी है आपका सरक्रीक रेखा। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है भाई, आपकी रेड क्लिफ रेखा है। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या रहता है, लड़ाई रहती है। और लड़ाई मतलब खतरा रहता है, और खतरे का जो आपका रंग होता है वो लाल होता है, रेड होता है। तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। अगर मैं बात करूं जो आपकी मैकमोहन रेखा है भाई, जो आपकी मैकमोहन रेखा है ये किस किस के बीच है, तो देखिए जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है। किसके, भारत व चीन के बीच। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैग्नीनोट रेखा, ये किस किस के बीच है, तो मैग्नीनोट रेखा आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके, फ्रांस और जर्मनी। समझ में आया इतना। अगर मैं बात करूं सरक्रीक रेखा, जो सरक्रीक रेखा है ये भी आपकी भारत व पाकिस्तान के बीच है। लेकिन भारत का जो कुछ गुजरात वाला जो एरिया है वो और पाकिस्तान के बीच ये रेखा है। ठीक है, भारत में जो गुजरात राज्य है उसका जो कच्छ का जो क्षेत्र है वो, और ये पाकिस्तान के बीच है रेखा। ठीक है, पूर्ण रूप से ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये हम कह सकते हैं इसको ऐसा, वरना हम ये भी ऑप्शन लगा सकते थे यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है। हमें बताना है भाई जो चिपको आंदोलन है उसके प्रेरणता कौन है, मतलब उसको शुरू करने वाले कौन है, जिसने उसकी शुरुआत की थी। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हेमावती नंदन बहुगुणा, बी है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, सी है आपका मदर टेरेसा और डी है आपका महात्मा गांधी। तो देखिए चिपको आंदोलन को जो शुरू किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था भाई, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में ये स्टार्ट किया था।
और ये आपका कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, यूके में स्टार्ट हुआ था। यूके में पड़ता है आपका एक जिला चमोली। कौन सा जिला पड़ता है? चमोली जिला। वहाँ पर क्या होता था, जब कोई भी ठेकेदार पेड़ काटने आता था तो लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, कहते थे कि पहले हमें मारो तब पेड़ को काटना। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इससे पेड़ कटाई जो थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, बंद हो गई थी पूर्ण रूप से लगभग, है ना। तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण को फायदा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भाई ये कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। भाई आपकी एक 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मतलब बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी गैस के कारण। ठीक है, गैस लीकेज के कारण। तो हमें बताना है कि वो कौन सी गैस थी। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो आपकी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये आपकी कौन सी गैस के लीकेज होने से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC इसको बोलते हैं, इसके कारण हुई थी। ठीक है, MIC लीकेज के कारण ये हुई थी और इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। ये आपका MP में पड़ता है, भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। बताओ भाई, जो ओजोन परत होती है ये सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोकती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत आपकी किस में होती है, मतलब एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है, तो ये आपकी समताप मंडल में होती है। किसमें होती है भैया, आपकी समताप मंडल में आपकी ये होती है। और लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है, तो लगभग आपकी 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखिए जो आपकी ओजोन लेयर होती है ये कौन सी लेयर, कौन सी किरणों को आने से रोकती है सूर्य की। ए है अवरक्त किरणें, बी है एक्स किरणें, सी है आपका पराबैंगनी किरणें और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ओजोन लेयर होती है ये आपकी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता, हमें स्किन कैंसर हो सकता था, मोतियाबिंद हो सकता था, ये सारी समस्याएं हो सकती थी। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। हमें बताना है भी इनमें से कौन सी गैस आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, पृथ्वी का गर्म होना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार आपकी कौन सी गैस होती है, तो जो जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो सारी इसी के लिए जिम्मेदार होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मैथेन, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए हमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये सारी की सारी चारों की चारों क्या है, आपकी मीथेन गैस है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मीना का जलवा। ठीक है, आप उससे इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है मेनली। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग करती है आपकी CO2 करती है। कौन सी गैस करती है, आपकी CO2 करती है। जो किसके जलने से बनती है, ये ईंधन के जलने से बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग करती है कौन करती है भाई, CO2 गैस करती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। हमें इनमें से अलग को चयनित करना है, जो इनमें अलग है। 3 सेम है, एक अलग है ना। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी है ज्वारीय ऊर्जा और डी है आपका पेट्रोल। तो देखिए इनमें जो आपका अलग है वो है आपका पेट्रोल। पेट्रोल जो है आपका ये क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्या है आपका, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ऊर्जा का। समझते हो गए आप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या होता है आपका, रिन्यूएबल होता है मतलब जिनको हम अगर खर्च करते हैं तो वो स्वतः ही मतलब पुनः ही क्या हो जाता है, दोबारा निर्मित हो जाता है। लेकिन जो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं इनको अगर हम खर्च करते हैं तो ये दोबारा नहीं बनते हैं। ठीक है, ये पुनः नहीं निर्मित होते हैं। तो जो पेट्रोल है अगर हम इसको खर्च कर देंगे तो ये दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है भाई, अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा को हम खर्च करते हैं तो पुनः दोबारा बन जाती है। तो ये आपके तीनों के तीनों क्या है, आपके ये रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए तो आपका पेट्रोल यहाँ पर अलग है इनमें। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी
अपनी सीमा को साझा करता है। हमें बताना है इनमें से आपका कौन सा नेशनल पार्क बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जो सुंदरवन है वो आपका कहाँ पर है, वो हमारा पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ कौन सा देश है, तो आपका बांग्लादेश है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है आपका सुंदरवन, ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं काजीरंगा, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये आपका कहाँ पर है, ये असम में है। कहाँ पर है भाई, ये आपका असम में। अगर मैं बात करूं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, आपका सिक्किम में है। कहाँ है ये, सिक्किम में है ये। अगर मैं बात करूं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में है। कहाँ पर है भैया, आपका एमपी में है। और आपका नेशनल पार्क से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। हमें बताना है भी भारत में फलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है कौन से फल के। ए है आपका नींबू का, बी है अमरूद का, सी है आम का और डी है आपका पपीते का। तो देखिए भारत के अंदर जो आपका आम है, इसका जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। क्षेत्रफल क्या है आपका आम का, सबसे अधिक है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आम। ठीक है, आम का जो क्षेत्रफल है वो आपका सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल में आपका आम उगाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। अगर मैं बात करूं उत्पादन कि सबसे अधिक भारत में उत्पादन कौन से फल का होता है, तो आपका केले का होता है ना। उत्पादन के मामले में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है भारत में, केले का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो आपका आम है, और अगर उत्पादन के मामले में बात करें तो केला फर्स्ट है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कांसा जिसको ब्रोंज कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, हमें बताना है भी जो कांसा होता है जिसको इंग्लिश में हम ब्रोंज कहते हैं, ये किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, क्योंकि कांसा क्या है आपकी एक मिश्र धातु है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका तांबा और टिन, बी है तांबा और लोहा मतलब आयरन, सी है आपका एल्यूमिनियम और टिन और डी है आपका तांबा और जस्ता। तो देखिए कांसा जो है, जो ब्रोंज है, वो कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है, तो आपका तांबा और टिन का मिश्रण है। किसका, तांबा और टिन का मिश्रण है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें तांबा कितना परसेंट होता है, तो आपका 87.5% होता है। कितना, 87.5% आपका इसमें तांबा होता है। अगर मैं टिन की बात करूँ तो टिन होता है आपका 12.5% के लगभग। ठीक है मेरे भाई, तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि कोनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि जो कोनेन होती है ये दवाई, ये किसके काम में आती है, तो ये आपके जो मलेरिया का इलाज होता है उसमें काम आती है। मलेरिया का इलाज या उसको उपचार भी कहते हैं ना, है तो मलेरिया के उपचार में क्या आती है, आपकी काम आती है। तो हमें बताना है जो आपकी कुनेन दवाई है ये किससे प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका नीलगिरी के पौधे से, बी है आपका एकोनाइट के पौधे से, सी है आपका सिंकोना के पौधे से और डी है आपका जलीय पौधे से। तो देखिए जो कुनेन होती है ये सिंकोना के जो पेड़ होता है उसकी छाल से ये प्राप्त होती है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंकोना के पौधे से। सिंकोना जो प्लांट होता है इसकी छाल से ये बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फसल चक्र द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है। भाई फसल चक्र मतलब क्या होता है, फसल चक्र मतलब हम की फसल भूमि में जो जमीन है उसमें अलग अलग फसल बोते रहे, है ना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसल उसके अंदर हम बोते रहे, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम फसल चक्र। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही फसल बोते रहते हैं जिससे मिट्टी क्या हो जाती है आपकी कम उपजाऊ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना है तो हमें उसमें अलग अलग फसल बोनी होती है। तो हमें बताना है फसल चक्र के दौरान मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है। अगर हम क्या करते हैं, अलग अलग फसल बोते हैं मौसम के अनुसार, तो मिट्टी के अंदर कौन से तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है, मतलब कौन सा एलिमेंट आपका फिक्स हो जाता है, मतलब उसका फिक्सेशन हो जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है आपका फॉस्फोरस और डी है आपका नाइट्रोजन। अगर हम क्या करते हैं फसल चक्र के द्वारा
फसल बोते रहते हैं, है ना, अलग अलग फसल बोते रहते हैं समय के अनुसार, तो क्या होता है जो आपकी नाइट्रोजन होती है ये क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जो नाइट्रोजन होता है इसका क्या हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो कौन सी फसलों से होता है, तो जितनी भी आपकी दलहन फसलें होती है, जितनी भी आपकी दालों वाली फसलें होती है, फलीदार फसलें होती है, उनसे क्या होता है आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, क्योंकि इनके जड़ में क्या पाया जाता है आपका, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दलहनी फसलों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरता करता है, जो वायुमंडल की, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में जमा करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन स्थिरता कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया का नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, राइजोबियम। ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है कि इनमें से कौन द्विबीजी पत्री पौधा है। हमें बताना है इनमें से कौन सा आपका द्विबीजी पत्री पौधा है, मतलब जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं, जिसके बीज के दो टुकड़े होते हैं, है ना, ऐसा बताना है हमें वो कौन सा पौधा है। ए है आपका बांस, बी है केला, सी है गन्ना और डी है आपका सरसों। तो देखिए इनमें जो आपका द्विबीजी जो पत्री पौधा है आपका वो कौन सा है, वो है आपका सरसों। सरसों का आपने बीज देखा होगा, है ना, सरसों का बीज देखा होगा, उसके जो अगर हम उसको छोलते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे आपका चना होता है, ये भी क्या होता है आपका द्विबीजी पत्री पौधा होता है ना, चना, समझ रहे हो। दालें भी आपकी ज़्यादातर कौन सी होती है, आपकी द्विबीजी पत्री होती है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहे कि वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है। बताइए भाई, वर्षा मतलब बारिश के, मतलब बारिश मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका ल्यूसीमीटर, बी है आपका गैल्वेनोमीटर, सी है आपका हाइटोमीटर और डी है आपका हाइग्रोमीटर। तो देखिए वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइटोमीटर। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं सही नाम की इसकी बात करूँ तो इसका नाम होता है आपका रेन गेज। क्या नाम होता है भाई इसका, इसका नाम होता है आपका रेन गेज, जिससे हम क्या करते हैं, बारिश को मेजर करते हैं, वर्षा को हम मेजर करते हैं। अगर मैं बात करूँ ल्यूसीमीटर, ल्यूसीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता, क्या मेजर करते हैं, प्रकाश की तीव्रता मेजर करते हैं। अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से हम क्या पता करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से हम किसी भी परिपथ के अंदर विद्युत धारा की उपस्थिति को पता करते हैं और उसकी दिशा को पता करते हैं। ठीक है, धारा की उपस्थिति पे दिशा, ठीक है, इसका पता लगाते हैं। अगर मैं बात करूं हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो वायुमंडल की आर्द्रता, इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। हमें बताना है भाई, भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 1970, बी है आपका 1975, सी है 1980 और डी है आपका 1979। तो देखिए भारत सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, 1979। क्वेश्चन नंबर 20,
ये कह रहे हैं कि कोणार्क मंदिर अवस्थित है, हमें बताना है भाई जो कोणार्क मंदिर है जिसको सूर्य मंदिर कहते हैं वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है। चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका राजस्थान में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है उड़ीसा में और डी है आपका तमिलनाडु में। तो देखिए ये मंदिर बहुत फेमस है और सभी बच्चों को मोस्टली पता होगा कि जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है वो आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में एक जिला पड़ता है पुरी, वहाँ पर है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है, आपका पुरी में पड़ता है। इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूँ तो इसका जो निर्माण हुआ है आपका 13वीं शताब्दी में हुआ है। कब, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने कराया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। हमें बताना है भाई ऐसी पावर, मतलब ऐसी जो ये पावर है जो किसी भी न्यायालय में जाकर, मतलब पूरे देश के किसी भी न्यायालय में जाके वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। इतनी पावर किसके पास होती है ये हमें यहाँ पर बताना है अपने कार्यों के लिए। चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, सी है आपका भारत का महान्यायवादी और डी है आपका भारत का प्रधानमंत्री। तो देखिए ये जो पावर होती है कि वो किसी भी, मतलब भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है अपने कर्तव्यों के लिए, या आपका लोकसभा राज्यसभा में बैठ जाता है, तो वो होता है आपका महान्यायवादी। कौन होता है भाई, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि क्या होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके पद की बात करूँ, पद का जो प्रावधान दिया गया है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 76। किस में दिया गया है, आर्टिकल 76 में। उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और अगर मैं बात करूं कि ये जो, मतलब ये किसी भी, मतलब राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, ये जो अधिकार इसको प्राप्त है कौन सा आर्टिकल के तहत प्राप्त है, तो आर्टिकल 76 के 3 के तहत इसको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया, मतलब कौन सा कृषि करने का प्रोसेस आपका पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका अधिक उपज वाली किस्म की खेती, बी है आपका ग्लास हाउस में पौधे लगाना, सी है आपका शिफ्टिंग खेती और डी है आपका जैविक खेती। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सहायक होती है वो कौन सी खेती होती है, वो आपकी जैविक खेती होती है। कौन सी खेती होती है भाई, आपकी जैविक खेती होती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, तो देखिए अधिक उपज वाली किस्म की खेती अगर हम बोगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा रसायन यूज़ हो गए, ज़्यादा केमिकल यूज़ हो गए, क्या हो गए इसमें, अधिक रसायन प्रयोग हो गए, है ना। अगर मैं बात करूं ग्लास हाउस में पौधे लगाना, तो देखिए ग्लास हाउस में पौधे लगाना क्या है आपका, एक आर्टिफिशियल क्या है, ये आपका वातावरण होता है। क्या होता है, ये आपका एक आर्टिफिशियल वातावरण होता है जिसमें फसल उगाई जाती है, बेमौसम की फसल इसके अंदर उगाई जाती है। तो इससे कोई भी पर्यावरण संरक्षण में सहायता नहीं मिलती है। ये क्या है, आपका एक कृत्रिम वातावरण है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शिफ्टिंग खेती, जिसको हम झूम की खेती भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये आदिवासी लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। जब वो ज़मीन कम उपजाऊ हो जाती है, ये उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर आगे जाके जंगल काटते हैं, फिर वहाँ पर ये कृषि करते हैं। ये आपके नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होती है और जनजाति के लोग ये करते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि शारदा एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। बताओ भाई, जो आपका शारदा एक्ट है ये इनमें से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका बाल विवाह, बी है आपका दहेज प्रथा, सी है बाल श्रम और डी है आपका अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए जो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 से संबंधित है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ठीक है, ये आपका इससे संबंधित है। और आपका इसमें जो लड़की की आयु होती थी शादी की, लड़की की जो आयु होती थी भाई कितनी होती थी, 14 वर्ष। अब कितनी है, अब आपके 18 वर्ष है। लड़के की कितनी आयु होती थी पहले, तो पहले होती थी आपकी 18 वर्ष। अब कितनी है, अब 21 वर्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। भाई चावल, पॉलिश वाले चावल आते हैं, ठीक है, हमें बताना है उन पर पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एस्कोर्बिक अम्ल, बी है आपका कैल्सीफेरोल, सी है आपका थायरोक्सिन और डी है आपका थायमीन। मतलब यहाँ पर हमें विटामिन के रासायनिक नाम दिए हैं। तो देखिए चावल पर पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1, जिसको क्या बोलते हैं, थायमीन कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 क्या हो जाता है आपका, नष्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ एस्कोर्बिक अम्ल, ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका है, आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगर मैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल किसका है आपका रासायनिक नाम, तो ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन आपका कोई भी विटामिन नहीं है, ये आपका क्या है, हार्मोन है। विटामिन ये नहीं है, ये क्या है, आपका हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। मतलब जो भाग आपका 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं। जैसे भारत है आपका, नीचे की साइड से 3 साइड से क्या घिरा हुआ है आपका, ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, है ना, ऐसा हमें सोचना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तट, बी है आपका द्वीप, सी है प्रायद्वीप और डी है आपका डेल्टा। तो देखिए जो भी स्थान आपका, जो भी भूमि पानी से 3 साइड से घिरी होती है, समुद्र से 3 साइड से घिरी होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रायद्वीप। क्या कहते हैं उसको, हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत है, भारत ऐसा है ना नीचे की साइड से, तो ये 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, 1 2 3, ये 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, आपका समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ तट, तट किसको कहते हैं बताइए, तट वह स्थान जो समुद्र से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। ठीक है, द्वीप, द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द्वीप। अगर मैं बात करूँ डेल्टा, डेल्टा किसको कहते हैं भाई, डेल्टा कहते हैं हम नदी के मुहाने पर बनने वाला त्रिकोणीय स्थलीय आकृति, उसको कहते हैं हम डेल्टा। नदी का मुहाना समझते हो, मुहाना क्या होता है, तो नदी का मुहाना होता है जहाँ पर नदी खत्म होती है, जो उसका अंतिम पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मुहाना। तो नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिकोणीय स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताओ भाई, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है आपका 5 सितंबर, बी है 11 जुलाई, सी है 15 अगस्त और डी है आपका 2 जून। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है।
5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ 15 अगस्त का तो सभी को पता होगा क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 जून वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यह आपका तेलंगाना स्थापन मतलब स्थापना दिवस कह सकते हैं, तेलंगाना स्थापना दिवस, सॉरी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? हमें बताना है भाई, जो आपका गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, वो आपका किस वेद में है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है आपका अथर्ववेद। तो देखिए जो गायत्री मंत्र है ये आपका किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है, जो कि सबसे पुराना वेद है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? हमें बताना है इनमें से किस वैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रूसो, बी है आपका कुर्ट लेविन, सी है आपका थॉमसन और डी है आपका सुकरात। तो देखिए जो आपका कुर्ट लेविन था, इसने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कुर्ट लेविन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहे हैं कि कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया है। भाई कपास का जो बीज होता है उससे रुई को अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बुनाई, बी है आपका कतनी, सी है कताई और डी है आपका ओटाई। तो देखिए कपास के बीज से रुई को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ओटाई। क्या कहते हैं भाई? ओटाई कहते हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं, GIN, गिनिंग। एक मिनट, GINING क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं, ओटाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं बुनाई, बुनाई होता है धागे से कपड़ा बनाना। बुनाई क्या होता है आपका? धागे से कपड़ा बनाना। कतनी और कताई दोनों का एक ही मतलब होता है, इनका मतलब होता है आपका रुई से धागा बनाना। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताओ भाई भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है हॉकी, बी है आपका बास्केटबॉल, सी है आपका वॉलीबॉल और डी है आपका बैडमिंटन। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपका कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कोई सा भी नहीं है वैसे तो, है ना। जो भारत सरकार है और जो आपका खेल मंत्रालय है उसने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं कर रखा है, लेकिन जो लोग मानते हैं वो होता है हॉकी। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। लेकिन ये भारत सरकार और जो आपका खेल मंत्रालय है उसने इसको घोषित नहीं कर रखा है, किसी भी खेल को उन्होंने राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं कर रखा है। उनका कहना है कि हम किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं करते हैं, हम सभी खेल को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको सभी को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना।